क्या सिर्फ 10 रुपए की एक कोल्ड ड्रिंक सालों से इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट पर राज कर रही कोका कोला और पेप्सी को टक्कर दे सकती है? जब रिलायंस ने 20 साल से गायब कैंपा कोला को खरीद कर मार्केट में उतारा तो पूरी इंडस्ट्री का ध्यान ही उसकी तरफ चला गया। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि इतने सारे ऑप्शन होने के बाद भी रिलायंस ने कैंपा कोला को ही क्यों चुना? क्या 10 रुपए की प्राइसिंग सिर्फ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का तरीका है या फिर इसके पीछे इंडिया की सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट को बदलने वाली कोई बड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी छुपी हुई है? तो आज के इस एपिसोड में हम कैंपा कोला की पूरी जर्नी को देखने वाले हैं कि कैसे ये कभी इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट का सबसे बड़ा ब्रांड हुआ करता था और फिर ये कैसे धीरे धीरे पूरे मार्केट से ही गायब हो गया। इसके बाद हम रिलायंस की उस बिजनेस स्ट्रेटेजी को डिकोड करेंगे जिसने इंडिया की सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में एक नई प्राइस वॉर शुरू कर दी और आखिर कैंपा कोला ऐसी कौन सी गलती कर रहा है जो उसे एक बार फिर से मार्केट से बाहर कर सकती है। कैंपा कोला की कहानी की शुरुआत होती है 1977 से। उस टाइम के अंदर गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनीज को लेकर कुछ रूल्स बना दिए थे और रूल ये था कि फॉरेन कंपनी को अपनी कंपनी से कुछ हिस्सा इंडियन कंपनी को देना होगा और हमारे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। लेकिन कोका कोला ने ये कंडीशन मानने से मना कर दिया, जिसके बाद उसे 1977 में इंडियन मार्केट को छोड़कर जाना पड़ा और कोका कोला के इंडियन मार्केट से बाहर जाते ही सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट से एक बड़ा प्लेयर भी आउट हो चुका था और एक ऐसा मौका था जिसका फायदा कोई भी इंडियन कंपनी उठा सकती थी। और इसी अपॉर्चुनिटी को प्योर ड्रिंक्स के फाउंडर मोहन सिंह ने पहचाना और कैंपा कोला को लॉन्च कर दिया। लॉन्च के साथ ही कंपनी ने द ग्रेट इंडियन टेस्ट कैंपेन शुरू किया। इस कैंपेन का मकसद था लोगों को बताना कि कैंपा कोला को इंडियन कंज्यूमर के टेस्ट के हिसाब से तैयार किया गया है और कुछ ही समय में लोगों ने इस ब्रांड को काफी ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया। और इसके बाद कंपनी ने कैंपा ऑरेंज और कैंपा लेमन जैसे नए फ्लेवर्स को लॉन्च किया और इन नए फ्लेवर्स ने इस नए ब्रांड को और भी ज्यादा पॉपुलर कर दिया। और उस टाइम पर मार्केट में कंपटीशन भी काफी ज्यादा कम था, इसलिए कैंपा कोला को तेजी से अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने और देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचने का मौका मिला। और कुछ ही सालों में कैंपा कोला इंडिया के लीडिंग सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स में शामिल हो गया। छोटी दुकानों से लेकर बड़े सुपरमार्केट्स तक और शादियों से लेकर फैमिली फंक्शन तक कैंपा कोला हर जगह नजर आने लगा। देखते ही देखते ये देश के सबसे पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स में से एक बन गया था और कैंपा कोला ने कुछ ही समय में इंडिया के सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में अपनी एक मजबूत पहचान बना ली थी। उसका मार्केट था, कस्टमर थे और कंपटीशन भी ज्यादा नहीं था। लेकिन इसी सक्सेस के बाद मैनेजमेंट को ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। उन्हें ये लगने लगा कि इस फील्ड के तो हम बादशाह बन चुके हैं और हमारे पास तो आसपास कंपटीशन भी नहीं है। इस वजह से ये हुआ कि यहाँ पे जो नए प्रोडक्ट और इनोवेशन होने थे उनकी रफ्तार कम पड़ने लगी। कुल मिलाकर अब मार्केट तेजी से बदल रहा था, लेकिन कैंपा खुद को उस रफ्तार से नहीं बदल पा रहा था। इसी दौरान कंपनी के अंदर फैमिली डिस्प्यूट शुरू हो गए और मैनेजमेंट का पूरा ध्यान बिजनेस के बजाय उस फैमिली डिस्प्यूट्स पर जाने लगा और इसका सीधा असर डिस्ट्रीब्यूशन पर देखने को मिला, जिसकी वजह से कंपनी की सप्लाई और मार्केट प्रेजेंस पर सीधा असर देखने को मिला। और जब कंपनी इन चैलेंजेस का सामना कर रही थी उसी दौरान 1988 में पेप्सी ने इंडियन मार्केट में एंट्री की। फिर 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, जिसके बाद फॉरेन कंपनीज के लिए इंडियन मार्केट और खुल गया। फिर 1993 में कोका कोला लगभग 16 साल बाद इंडिया में वापस आ गई और वापसी के साथ ही कोका कोला ने पार्ले के बीवरेज ब्रांड्स को एक्वायर कर लिया। इस डील के बाद थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पॉट और सिट्रा उसका हिस्सा बन गए और कोका कोला के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और मार्केटिंग सपोर्ट की वजह से थम्स अप को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। अब कंपटीशन पूरी तरीके से बदल चुका था। एक तरफ पेप्सी और कोका कोला जैसे ग्लोबल जायंट्स थे जिनके पास सेलिब्रिटी मार्केटिंग, मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल स्टोर्स में भी अपनी सेल्फ स्पेस का एडवांटेज था और कैंपा कोला इन सब का मुकाबला नहीं कर पाया और ऐसा रिजल्ट इसका मार्केट शेयर लगातार गिरता गया और एक टाइम ऐसा आया जब ये पूरी तरीके से मार्केट से आउट हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि कैंपा कोला की कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी है। लेकिन रिलायंस को एक बार फिर से इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आती है और 20 साल बाद कैंपा कोला को एक्वायर कर लेता है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर रिलायंस ने कैंपा कोला को ही क्यों चुना? अगर वो चाहते तो अपना खुद का एक नया ब्रांड भी लॉन्च कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी 20 साल से बंद पड़े एक ब्रांड के ऊपर अपना दाव खेला और इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है खुद कैंपा कोला के नाम के अंदर। देखिए, साल 2022 में रिलायंस ने कैंपा कोला को लगभग 22 करोड़ के अंदर एक्वायर कर लिया था और पहली नजर में तो ये एक छोटी सी डील लग सकती है, लेकिन इस सब के पीछे रिलायंस की एक बड़ी स्ट्रेटेजी काम कर रही थी और उस टाइम के अंदर ये
कंपनी भले ही मार्केट से तो गायब हो चुकी थी, लेकिन लोगों की यादों के अंदर अभी भी जिंदा थी, क्योंकि उस टाइम के जनरेशन के लिए ये सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक ब्रांड नहीं था बल्कि उनकी बचपन की यादों का हिस्सा बन चुकी थी। और इसी वजह से यहाँ पर इस ब्रांड का लोगों के साथ ट्रस्ट और इमोशनल कनेक्शन पहले से ही मजबूत था। अगर रिलायंस यहाँ पर एक नए ब्रांड के साथ उतरता तो उसे ट्रस्ट और कनेक्शन बनाने के लिए काफी सारा पैसा मार्केटिंग के अंदर खर्च करना पड़ता, लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ पर कैंपा कोला के साथ नहीं थी। और जैसे ही लोगों को पता चला कि कैंपा की वापसी होने वाली है तो क्यूरियोसिटी अपने आप बढ़ गई। मीडिया ने भी इस कमबैक को खूब कवर किया, जिससे ब्रांड को बिना किसी बड़े मार्केटिंग कैंपेन के जबरदस्त पब्लिसिटी मिली। और यहाँ पर रिलायंस का मकसद किसी पुराने ब्रांड को वापस लाना नहीं था, बल्कि उसे अपने FMCG बिजनेस को और भी ज्यादा मजबूत बनाना था। और इस सफर का पहला कदम यहाँ पर कैंपा बन चुका था। और एक जाने पहचाने ब्रांड के साथ किसी नए मार्केट के अंदर एंट्री करना काफी ज्यादा आसान बन जाता है। और यहाँ पर रिलायंस के लिए कैंपा एक एंट्री व्हीकल बन चुका था। और यहाँ पर रिलायंस के लिए किसी पुराने ब्रांड को खरीदना तो आसान था, लेकिन एक बार फिर से उसे कस्टमर की पहली पसंद बनाना काफी ज्यादा मुश्किल था। और यहीं से रिलायंस का असली गेम की शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ पर असली चैलेंज किसी पुराने ब्रांड को खरीदना नहीं था, बल्कि एक बार फिर से इस ब्रांड को मार्केट के अंदर पहुँचाना और कस्टमर्स को इसे खरीदने की एक वजह देना। और यहाँ पर फिर रिलायंस ने एक ऐसा प्लान तैयार किया जिसने पूरी बीवरेज इंडस्ट्री का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया। सबसे पहला कदम था एग्रेसिव प्राइसिंग। जहाँ दूसरे ब्रांड अपनी बोतल ज्यादा दाम के अंदर बेच रहे थे, वहीं रिलायंस ने कैंपा की 200 ml की बोतल सिर्फ 10 रुपए में लॉन्च की। और यहाँ पर कंपनी का मकसद सिर्फ सस्ता बेचने का नहीं था, बल्कि कंपनी चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग बिना सोचे समझे कैंपा को कम से कम एक बार तो जरूर ट्राई करें। लेकिन यहाँ पर कम प्राइसिंग साथ कोई भी ब्रांड सक्सेसफुल नहीं बनता, बल्कि वो ब्रांड हर जगह अवेलेबल भी होना चाहिए। और यहीं पर काम आता है रिलायंस का 19,000 से भी ज्यादा रिटेल स्टोर का नेटवर्क। और कंपनी की मजबूत वेयर हाउसिंग और सप्लाई चेन की मदद से कैंपा को पूरे देश के अलग अलग शहरों, कस्बों और छोटे इलाकों तक पहुंचाया गया। और ये बिजनेस अप्रोच शुरुआत में तो बिल्कुल जियो के बिजनेस मॉडल की तरह लग रही थी। पहले शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचो और फिर अपनी जगह को वहाँ पर मजबूत बनाओ। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि रिलायंस के पास इतनी ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है कि जरूरत पड़ने पर वो लंबे समय तक कम प्रॉफिट या फिर नुकसान भी झेल सकती है। और हर कंपनी के लिए ऐसा कर पाना आसान नहीं होता। और अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या कस्टमर अपनी कोक और पेप्सी की सालों पुरानी आदत को क्या कैंपा से रिप्लेस कर भी पाएंगे या फिर नहीं। देखिए, सच बात तो ये है कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि कोका कोला और पेप्सी सालों से इस मार्केट के अंदर मौजूद है और अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है। और आज भी लाखों कस्टमर इन्हें खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन कैंपा सिर्फ कम प्राइसिंग के दम पर आगे बढ़े और प्रोडक्ट क्वालिटी को मेंटेन ना करे तो कस्टमर्स आसानी से दूसरे ब्रांड की तरफ मूव कर सकते हैं। और आखिर में रिलायंस का असली टारगेट सिर्फ कोल्ड ड्रिंक को बेचना नहीं, बल्कि अपने FMCG इकोसिस्टम को मजबूत बनाना है। और इसीलिए कैंपा की कहानी किसी पुराने ब्रांड की वापसी नहीं, बल्कि इस बीवरेज मार्केट के अंदर एक नए कंपटीशन के दौर की शुरुआत है। और इसीलिए यहाँ पर कैंपा की असली लड़ाई कोका कोला और पेप्सी से नहीं, बल्कि कस्टमर की पुरानी आदतों से है। वैसे आप सभी के क्या ओपिनियन है? क्या कैंपा कोला कोका कोला से भी बड़ा ब्रांड बन भी पाएगा या फिर नहीं? मुझे नीचे कॉमेंट से बताइएगा। और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।